शायद तुम्हारी किस्मत है यावरी कर जाए। नहीं, हमें महंगे होटलों में बंद रहने का शौक नहीं है। हमें मुतवस्सित दर्जे का कोई होटल दरकार है, बल्कि 1-2 रातों के लिए कोई सस्ता होटल भी चलेगा। मैंने एक बार फिर उसकी बात काट दी। हरगिज़ नहीं, इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के साथ मैं तुम्हें किसी सस्ते होटल का रुख करने का मशवरा नहीं दूंगा। ये गलती की तो तुम पछताओगे। फिर तुम ही बताओ कि हम क्या करें। आज की रात बसर करने का बंदोबस्त हो जाए तो कल हम अपनी पसंद का ठिकाना ढूंढ लेंगे। इसकी जुबान से अपनी तारीफ सुनने के बाद वीरा के लिए गुफ्तगू में हिस्सा लेना नागुज़ीर हो गया। लंदन बहुत मेहमान नवाज शहर है। ड्राइवर की जुबान चल पड़ी। तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ तो हर शख्स पूरे खलूस के साथ तुम्हें गलत मशवरे देने की कोशिश करेगा, मगर मैं फाजिल टिप के लालच के बगैर अपनी खूबसूरत सवारियों को कारा आमद मशवरे देता हूँ। तुम हंसलों में सीधे मास्टर रॉबर्ट होटल चले जाओ। वो मोटरवे A4 पर हेथरो से चंद मिनट की मुसाफत पर छोटा सा खूबसूरत होटल है। रैनी कैरियान मेरा लंगोटिया है और वहां का जनरल मैनेजर। मेरा नाम लोगे तो वो तुम्हें ये रात अपने होटल से बाहर बसर नहीं करने देगा। वो सेंट्रल लंदन से बहुत दूर पड़ेगा। वीरा ने शिकवा किया। फिर तुम बताओ, मैं वहीं चलता हूँ। उस गुफ्तगू के दौरान टैक्सी के साथ उसका मीटर मुसलसल चलता रहा। नीम तारीकी में वीरा ने बेबसी से मेरी तरफ देखा और मैंने मजीद भाग दौड़ से बचने के लिए ड्राइवर को मास्टर रॉबर्ट होटल की तरफ चलने की हदायत कर दी। हीथ्रो की तरफ वापसी का वो सफर ज्यादा तवील और तकलीफ दे साबित हुआ। खुदा करके होटल की इमारत आई तो ये देखकर दिल खुश हुआ कि वो साफ सुथरी, कुशादा और सिर्फ 3 मंजिला इमारत थी। रैनी कैरियान उससे वक्त तक वापस जा चुका था, लेकिन पोर्टर ने जिस एहतमाम से हमारे हल्के फुल्के सूटकेस उठाए उससे मुझे अंदाजा हो गया कि इस दूर उफ्तादा होटल में किसी सिफारिश के बगैर भी कमरा मिल सकता था। मैंने मीटर में बनने वाले किराए से 3 पाउंड जायद अधेड़ उम्र ड्राइवर को दिए और उसे रेजगारी रख लेने के लिए कह दिया। टिप के बारे में वो रवायती फिक्रा मेरी जुबान ही पर था कि ड्राइवर मेरा शुक्रिया अदा करके रकम जेब में रख चुका था। मेरी किसी रस्मी इजाजत से पहले उसने बख्शिश का अंदाजा लगा लिया था। इस भारी टिप का यह फायदा हुआ कि हमारे काउंटर पर पहुंचने तक ड्राइवर भी अपनी टैक्सी पार्किंग में खड़ी करके वहीं आ गया। मैं होटल का फॉर्म भरने में मसरूफ था कि उसने बुकिंग क्लर्क से हमारा मुजव्जा कमरा देखने की फरमाइश कर दी और फिर पोर्टर के साथ अंदर की तरफ चल दिया। दिखाया जाने वाला कमरा उसने सेलन की वजह से रद्द कर दिया। मैं इस भागदौड़ से इतना उगता चुका था कि होटल का अमला जिस कमरे में पहुंचा देता मैं किसी चीज की परवाह किए बगैर वहीं ढेर हो जाता। कराची से लंदन तक के सफर ने मुझे इतना नहीं थकाया था जितना हीथ्रो से मास्टर रॉबर्ट होटल तक के सफर ने बेजार कर दिया था। ड्राइवर की मेहनत के नतीजे में हमें सिर्फ 80 पाउंड योमिया किराए वाले एक कुशादा, साफ और आरामदेह कमरे में पहुंचा दिया गया, जो होटल के ग्राउंड फ्लोर की बगली समत में वाक़ था। इस कमरे का दूसरा दरवाजा एक मुख्तसर मगर खूबसूरत लान में खुल रहा था। वो इमारत कदरे कदीम तर्ज की थी, लेकिन उसकी देखभाल का काम बहुत उम्दगी से अंजाम दिया जा रहा था। हमारा कमरा इस एतबार से गैर रवायती था कि इसमें 2 दरवाजे मौजूद थे। ड्राइवर ने जाने से पहले मुझसे अगले दिन के प्रोग्राम के बारे में पूछा तो मैंने ममनूनियत से लबरेज लहजे में कहा, नहीं, तुम्हें अपना पेट्रोल फूंक कर इतनी दूर से यहाँ आना पड़ेगा। हमें यहाँ से कोई सवारी मिल जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ करीब ही रहता हूँ, उसने मासूमियत से कहा। इससे इंकिशाफ पर मेरी खोपड़ी भुना गई। वो मक्कारी से काम लेकर हमारे खर्च पर सेंट्रल लंदन से तकरीबन अपने घर तक आ पहुंचा था और इस काम के लिए हमसे टिप भी वसूल कर चुका था। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए खुश्क लहजे में उसे आने से मना कर दिया। उसकी नीयत जो भी रही हो, ये एक हकीकत थी कि उसकी कोशिशों से हमें रहने के लिए एक पसंदीदा कमरा मिल गया था। दुराने सफर की जाने वाली पुरखोरी के सबब मुझे बिल्कुल इश्तिहा नहीं थी। बाहर की खुनक फिजाज से बंद कमरे में पहुंचने के बाद फरहत आमेज हरारत का एहसास हो रहा था। जूते मोजे उतार कर मैंने कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर दराज होकर सफेद चादर में लिपटा हुआ दबीज कंबल अपने ऊपर ले लिया। वीरा ने एक कुर्सी में जमकर रिमोट कंट्रोल से टेलीविजन ऑन कर दिया था और उसकी आवाज बंद करके बारी बारी हर चैनल का जायजा ले रही थी। इस वक्त मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे हमने लंदन में महज आराम करने के लिए कराची से यहां तक दौड़ लगाई है। आखिर वीरा ने टेलीविजन बंद करके तेजी से कहा, यह हकीकत है कि बदरी के आने तक हमें यहाँ आराम ही करना है। ले दे के कैथी को एक फोन करना बाकी रह जाता है, वो सुबह भी किया जा सकता है। इसके सिवा कोई काम है तो मुझे बताओ। कैथी से रब्ता करने से पहले ये मालूम करना चाहिए कि वो कौन है। बद्रीनाथ ने बगावत का फैसला कराची में निक मोडले के बुरे रवैये की वजह से किया है। इससे पहले वो राह ही का वफादार था। इसके राब्ते में भी सिर्फ वही लोग होंगे जो राह के वफादार होंगे। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं पैरों पर से कंबल उछालकर बिस्तर से उठ गया। अलीशेर का नाम बदरी, रमेश और निक मोडले के जरिए बहुत से लोगों तक पहुंच चुका है, तो मैं कैथी को अपनी आमद की इतला अलीशेर बनकर ही देनी है। कैथी ने बेखबरी या सादा लूही में यह खबर किसी गलत आदमी तक पहुंचा दी तो बदरी के आने से पहले तुम्हें इस होटल से उठा लिया जाएगा। निक मोडले यह बात फरामोश नहीं कर सकेगा कि उसके इसरार के बावजूद तुमने इससे मुलाकात नहीं की। वो मेरी टेक्निकल गलती थी,
मुझे बदरी से यह तय कर लेना चाहिए था कि मैं कैथी को किसी मखसूस कोड के साथ अपना पैगाम दूंगा। इसे नाम बताना वाकई खतरनाक साबित हो सकता था। मैंने सिगरेट सुलगाकर इस्तरारी अंदाज में फर्शी कालीन पर टहलना शुरू कर दिया। वीरा ने इस वक्त एक नई गिरा डालकर मुझे परेशान कर दिया था। अपने ज़हन में गुजरी हुई बातों को ताज़ा करते करते मुझे कुछ ध्यान आया और मैंने वीरा से कहा, सफ़र ने तुम्हारे आसाब पर बुरा असर डाला है। तुम बातों को गलत मदद कर रही हो। मेरी कोई गलती है तो इस पर बात की जा सकती है। मैंने तुम्हें अपने खदशात से आगाह कर दिया है। निक मोडले ने खुद मुझसे मिलने से इनकार किया है क्योंकि वो यरकान को मुतअद्दी मर्ज समझता है। यरकान का मरीज घर छोड़कर सैकड़ों मील दूर सेहत के लिए नहीं जाता। यह बात सिर्फ रमेश को बताई गई है कि मैं शुमाली इलाकों की सैर को जा रहा हूँ। वह वैसे ही तुमसे भड़का हुआ है। वो ये खबर जरूर निक मोडले तक पहुंचाएगा। बदरी ने उसे निक मोडले से दूर रखा हुआ है। उसे कुछ नहीं मालूम कि बदरी ने मेरे बारे में निक से क्या कहा है। निक ने मजीद कुरेदा तो बदरी उसे यह बताएगा कि मैं बढ़ती हुई बीमारी की वजह से किसी शनासा के घर चला गया हूँ। रमेश के लिए मैं पेशावर या सवात में हूँ। यह बात सिर्फ बदरी जानता है कि मैं लंदन में हूँ। खुदा करे कि ऐसा ही हो जैसा तुम सोच रहे हो, मगर मेरा माथा ठिनक रहा है। मुझे याद आ गया कि लंदन के बारे में बदरी से इब्तिदा में मेरी क्या बात हुई थी। मैंने रुक कर वीरा से कहा, इस वक्त तुम वसवसे पैदा करने का शैतानी काम कर रही हो। पहली बार बदरी ने मुझसे कहा था कि मैं लंदन पहुंचकर उसके दिए हुए फ़ोन नंबर पर अपना कोई सुराग छोड़ दूंगा ताकि वो लंदन पहुंचने के बाद मुझसे रब्ता कर सके। नाम का सिरे से जिक्र ही नहीं आया था, वरना मैं ज़रूर एतराज़ करता। दूसरी बार उसने कैथी के नाम और फ़ोन नंबर का रुक्का दिया था। मैं नाम के बगैर कोई भी ऐसा फिक्रा इस्तेमाल कर सकता हूँ जो बदरी को असल पैगाम समझने में मदद दे सके। तुम इस बारे में इस कदर पुर यकीन हो तो मेरे तफक्कुरात में बुनियाद हैं, मगर फिर भी मैं कैथी के बारे में ज़रूर सोचूंगा। पैगाम कोई भी हो, मुझे होटल का नाम या फ़ोन नंबर देना ही पड़ेगा। इस होटल में ठहरे हुए बदरी के किसी पुरस्कार दोस्त का फ़ोन कैथी के तजस्सुस को बेदार कर देगा। खतरा वही है कि कैथी बेखबरी में यह इतला किसी गलत आदमी तक पहुंचा सकती है। एक बार कुछ कहते हो और दूसरी बार कुछ और कहने लगते हो। वीरा झल्ला गई। नाम का सिरे से कोई मसला नहीं है। असल परेशानी हमारे ठिकाने की राजदारी के बारे में है। यहाँ हम अजनबी और तनहा है, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। अगर यहाँ कोई मुनअज़्ज़म जत्था हमलावर हुआ तो हमें दूर दूर तक जाए पनाह नहीं मिल सकेगी। फिर क्या करने का इरादा है? वो बात खुद वीरा ने ही छेड़ी थी, लेकिन वो खुद भी असल खतरे का इदराक नहीं कर सकी थी जो हर सूरत में बरकरार था। उसके सद्देबाब की सिर्फ एक ही सूरत थी कि बदरी के लिए कोई पैगाम देने से पहले कैथी की वफादारियों के बारे में पूरी तरह छानबीन कर ली जाए। पहला काम यह है कि ब्रिटिश टेलीकॉम से ये खोज लगाया जाए कि कैथी का फ़ोन नंबर कहाँ का है। अगर यह नॉन डायरेक्टरी नंबर नहीं है तो पता आसानी से मिल जाएगा। वीरा ने कहा, यह कैथी के घर का नंबर है तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं। दफ्तर का नंबर होने की सूरत में हमें देखना होगा कि वो क्या काम करती है। क्या तुम इन लोगों से कोई मदद नहीं ले सकती जिन्होंने तुम्हारी हदायत पर गजाला को यहाँ अपनी कड़ी कैद में रखा हुआ था? हो सकता है कि इनमें बाज अब भी मेरे लिए दिल में नरम गोशा रखते हो, मगर मैं आंखें बंद करके किसी पर एतमाद नहीं कर सकती। इन्हीं में से कोई मुझे डबल क्रॉस कर सकता है। एक बार मेरी यहाँ मौजूदगी की खबर फैल गई तो मेरी तलाश में एक पूरा लश्कर मैदान में उतर पड़ेगा। पाकिस्तान में CIA बुरी तरह नाकाम रही। यहाँ इन्हें भरपूर सरकारी ताउन मिलेगा। इस भीड़ में एक आदमी भी इस लायक नहीं कि उसे मदद ली जा सके। वो तलखे से हंस पड़ी। तुम ज़ेरे ज़मीन दुनिया को अच्छी तरह जानती हो। यहाँ सब चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। वक्त बिगड़ जाए तो खारिज़दा कुत्ते भी शेर होकर पीछे पड़ जाते हैं। वो मेरे अरूज का ज़माना था। मेरा बाप शी का बेताज बादशाह था। आज मुझे जिला वतन समझ लिया गया है क्योंकि जिमी लॉयड मारा जा चुका है। उसके जानी दुश्मन शी पर काबिज हैं और वो सब मेरी जान के ख्वाहां हैं। मैं पाकिस्तान से बाहर मंजर आम पर आने का खतरा मोल लेने की पोजीशन में नहीं हूँ। काम सामने आते ही मेरी थकन और सुस्ती दूर हो गई थी। बदरी का दिया वो फ़ोन नंबर देखकर वीरा ने एक बेड साइड टेबल में रखी हुई टेलीफोन डायरेक्टरी निकाल ली। बारीक और आग पर मुश्तमिल मुतअद्दिद जिल्दों के साथ सबसे ऊपर इंजील का एक नुस्खा रखा हुआ था। वीरा टेलीफोन डायरेक्टरी की पहली जिल्द की वर्क करदानी करने लगी। मैंने किसी इरादे के बगैर अंजील उठा ली। मेरे लिए वो एक मुकद्दस आसमानी किताब थी। मैंने इसे चूम कर जिल्द पलटी तो अंदरूनी सरवर्क से पहला सादा वर्क सामने आते किसी की खूबसूरत कलमी तहरीर मेरे सामने थी। काली स्याही से इस चिकने वर्क पर बड़े और खुले हरूफ में एक शर्मनाक अंग्रेजी तहरीर मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। वो तहरीर इस वक्त के मुआशरे के जवाल की आईनादार थी। लिखा था, अजीज खारी, ये शहर स्याहों के लिए तफरीहात की जन्नत है। यकीन है कि तुमने भी यहाँ बिखरी हुई मुसरतों में से अपना हिस्सा हासिल करने की कोशिश की होगी और नाकाम रहे होगे। यही वजह है कि तुम्हारा दिल दुनिया से उचाट हो रहा है और तुम अपनी दुनिया नहीं तो आकबत संवारने के लिए ये मुकद्दस किताब खोल बैठे हो। अगर ये सब दुरुस्त है तो तुम्हारी मिस सैंडी तुम्हें हर किस्म के मुसरतों से फैज़याब कराने के लिए आमादा है। फौरन नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर राब्ता करो और रंजो मायूसी से निजात हासिल कर लो। इस तहरीर के नीचे एक फ़ोन नंबर मौजूद था। मैंने वो अंजील यूं ही वीरा की तरफ बढ़ा दी। तुम्हारे नज़दीक शिफाहिश तहरीर हो सकती है, मगर ये कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकती।
वीरा ने वो मजमून पढ़कर मायूसी से कहा, मसरूफ ट्यूब स्टेशनों पर, फोन बूथों में और शराबखानों के पेशाबखानों में इससे ज्यादा खुले स्टिकर्स लगे होते हैं। एस्कॉर्ट सर्विस और पर्सनल गाइड के जोमानी इश्तिहारात अखबारात में छपते हैं, मगर इन पर कोई गिरफ्त नहीं हो सकती। हर लफ्ज और फिक्रा जोमानी होता है। इब्तिदा में मुकदमे कायम हुए मगर सब खारिज हो गए। दुख की बात यह है कि इन बदखुमाश लड़कियों ने अब अंजील को भी अपना निशाना बना लिया है। या हर माकूल होटल के हर कमरे में इसका नुस्खा जरूर होता है। उसने वो गैर मतबूआ वर्क जिल्द से फाड़ कर अंजील साइड टेबल पर रख दी और मिस सैंडी के पैगाम के पुर्जे करके उसे डस्टबिन में डाल दिया। इस ज़िमनी काम से फारिग होकर वो दोबारा डायरेक्टरी की तरफ वर्गदानी में मसरूफ होगी। चंद मिनट बाद उसकी मुसरत अमेज आवाज उभरी। इब्तिदाई 3 हिंसों के मुताबिक ये लंदन के उस इलाके का फोन नंबर है जहाँ बेशतर सफारती मिशन वाक़ है। लंदन में मौजूद गैर मुल्की सफारत खानों की फहरिस्त में शायद ये पूरा नंबर ही मिल जाए। मुतलका जिल्द में उसने आसानी से कैथी का पूरा फ़ोन नंबर तलाश कर लिया। वो इंडियन हाई कमीशन के तजारती शोबे का फ़ोन नंबर था, लेकिन कैथी का नाम कहीं नहीं था। अपना काम पूरा करके वीरा ने वो जिल्द भी बेपरवाही से एक तरफ डाल दी। हो सकता है कि वो किसी अफसर की सेक्रेटरी या स्टेनो हो। मणिपुर ख्याल अंदाज में राय से निकली, अगर इसका बदरी से कोई करीबी ताल्लुक है तो वो भी स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो की रुकन हो सकती है। बदरी के लिए मेरा पैगाम मिलते ही वो अपने करीबी साथियों से उसका जिक्र करेगी और छानबीन शुरू हो जाएगी। अब इसे भूल जाओ, हमें कोई नई राह निकालनी होगी। वीरा कालीन पर ही दराज हो गई। मैंने इंटरकॉम पर रूम सर्विस इंचार्ज को 2 कप कॉफी भिजवाने की हिदायत की और गहरी सोच में डूब गया। लंदन आकर हमने कैथी के बारे में जो पोस्टमार्टम कर लिया था वो कराची में मुमकिन नहीं था। खाद ये कि कराची में रहकर मैं इन पहलुओं पर गौर तक नहीं कर सका था जिनसे मुस्तकबिल के भयानक खतरात मुतरशे थे। इस वक्त मेरी रिस्ट वॉच 10 बजा रही थी। इसका मतलब था कि पाकिस्तान में रात के 2 बजे होंगे। नई उलझन के सद्देबाब के लिए मुझे पाकिस्तान से राब्ते की शदीद जरूरत महसूस हो रही थी। वीरा मेरी इस अशद जरूरत का सबब जानना चाह रही थी, जबकि मेरा ज़हन बिल्कुल साफ था, मगर मुझे ये उम्मीद थी कि इन लोगों से मशवरा करके नई उलझन का कोई ना कोई हल जरूर निकाला जा सकेगा। कमरे में मौजूद इंटरकॉम पर 9 का हिंसा डायल करके बैनुल-अक़वामी फ़ोन लाइन बराह रास्त कमरे में भी ली जा सकती थी। मैंने ऑपरेटर को ज़हमत देने के बजाय फ़ोन बिस्तर पर ही ले लिया। लाइन लेकर मैंने लंदन से कराची राब्ते के लिए 7 हिंसों पर मुश्तमिल कोड और फिर फ्लैट का नंबर दबाया और दूसरी तरफ घंटी बजने का इंतजार करने लगा। 30 सेकंड से ज्यादा खामोशी के बाद आखिरकार मेरी कोशिश कामयाब होगी। पहली घंटी पर कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी घंटी मुकम्मल होने से पहले रिसीवर उठा लिया गया और मेरे कानों में सुल्तान शाह की बहुत वाज़ेह मगर ख्वाबनाक हैलो गूंज उठी। तुम्हारी नींद में डूबी हुई आवाज से जाहिर हो रहा है कि वहां सब खैरियत है और तुम गधे घोड़े बेच कर सो रहे थे। मैंने खुशगवार लहजे में गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, ओह तुम हो। मेरी आवाज सुनते ही सुल्तान शाह के लहजे से नींद के असरात काफूर हो गए। मालूम होता है कि वहां जाने के बाद गजाला की याद तुम्हें ज्यादा सता रही है। एक एक कदम पर तुम सब याद आ रहे हो। मैं ये खुद को बेदस्तोपा महसूस कर रहा हूँ। लंदन पहुंचने के चंद ही घंटों बाद ये एहसास होने लगा है कि जंग अपने मोर्चों में बैठकर ही बेहतर अंदाज में लड़ी जा सकती है। अव्वल खान इस वक्त क्या कर रहा है? वो घर पर नहीं है। हो सकता है कि वो सुबह तक न लौट सके, उसने बताया। मेरे कान खड़े हो गए। वो कहाँ मसरूफ हो गया? मदन के सिवा उसके पास काम ही क्या था? तुम्हें वो हर बात बताता था। मैं इस पर जरा नहीं करता। वो 7 बजे से गायब है। मेरा नंबर ले लो, जरूरत हो तो अब तुम होटल में मुझसे बात कर सकते हो। इसे कलम और कागज संभालने का मौका देकर मैंने मास्टर रॉबर्ट होटल का फोन नंबर चुरा दिया। हेलीकॉप्टर वाले किस्से के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है या इस बारे में बेखबर हो? अव्वल खान मेरे सामने ही अपने आदमियों के पैगामात वसूल करता था। निक की वो मुहिम बुरी तरह नाकाम होगी। इसका गुस्सा भी उसने बदरी पर ही उतारा। वो इस बात पर बरहम था कि अली शेर बीमारी में आराम करने के बहाने वहां से क्यों गायब हुआ है। निक मोडले ने उससे हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ कहा था? मैंने पूछा। नहीं, उसने ये जरूर कहा था कि कोई खुफिया तरीके पर इसके मंसूबों को सबूताज कर रहा है। आदमी गायब हो रहे हैं और कुछ पता नहीं चल रहा कि इन हरकतों के पीछे कौन काम कर रहे हैं। तुमने टॉम कैट के नाम से बदरी से बात की तो वो असल मौजू से हटकर क्या कह रहा था? इसकी बातें मुबहम और गैर मरबूत थी। वो ये अंदाजा लगाना चाह रहा था कि मैं अपने मालिक के साथ कहाँ तक वफादार हूँ। मैंने उसे मुंह नहीं लगाया, वरना वो खुल भी सकता था। उसे खुलने का मौका दो, देखो कि उसके दिल में क्या है। सुबह जब तुम उससे हदायत लेने के लिए फ़ोन करो तो मेरी तरफ से बता देना कि लंदन वाले भरोसे के काबिल नहीं है। मेरा फ़ोन नंबर भी उसे दे देना। यहाँ आकर वो मुझसे इस नंबर पर राब्ता कर लेगा। मैं बेचैनी से उसकी आमद का मुंतजिर हूँ। मैंने ये पैगाम नोट कर लिया है, लेकिन तुम्हारी बातों से परेशानी झलक रही है। तुम खुद को किस एतबार से वहाँ बेदस्तोपा समझ रहे हो? वीरा के राब्ते कब काम आएंगे? वो किसी से भी मिली तो उसकी मौजूदगी की खबर जंगल की आग की तरफ फैल जाएगी। अमेरिका पहुंचने से पहले वो पसे पर्दा ही रहना चाह रही है। बेकारी के एहसास ने मुझे परेशान किया हुआ है। जब तक बदरी यहाँ नहीं आ जाता कोई काम नहीं हो सकेगा। अगर तुम्हारी परवाज का शेड्यूल दुरुस्त था तो तुम्हें लंदन पहुंचे चंद ही घंटे हुए होंगे। तुम्हें इतनी जल्दी बेकारी का एहसास सताने लगा? मुझे आगे सन्नाटा नजर आ रहा है। मजबूरन वीरा से मिल बैठना पड़ा तो वो दूसरे मसाइल पैदा करेगी। उसकी हंसी मानी खैसी। उसने पूछा, वीरा से मिले बगैर तुम्हें कैसे इल्म हो गया कि अमेरिका पहुंचने तक वो पसे पर्दा रहना चाह रही है?
यहाँ तो उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी। उसके सवाल पर मुझे गलती का एहसास हो गया। मैंने बात बनाते हुए कहा, एयरपोर्ट पर एक दूसरे से अलग होने से पहले होटल के नामों का तबादला जरूरी था, वरना इंसानों के इस जंगल में किसी को ढूंढना मुहाल है। ये बातें उसने उसी वक्त की थी। वो भी अकेली बोर हो रही होगी। उसके होटल का नंबर भी लिखवा दो, मेरे फोन से खुश हो जाएगी। फिर किसी वक्त लिखवा दूंगा। वो पर्चा मेरे मैले कपड़ों की जेब में है। मैले कपड़े? सुल्तान शाह की आवाज तहय्युर ज़दा थी। क्या अब फिजाई सफर में भी धूल मिट्टी फांकनी पड़ती है जो तुम्हारे कपड़े आधे ही दिन में मैले हो गए? मुझे गुस्सा आ गया। वो पहलू बचाकर मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मैंने पूछा, तुम चबा चबा कर बातें क्यों कर रहे हो? खुलकर बोलो ताकि मैं भी तुम्हारी हर बात का जवाब दे सकूं। मेरी क्या मजाल जो मैं तुम्हारे सामने बोल सकूं। बस इतना कह रहा था कि वीरा तुम्हारे साथ मौजूद हो तो उससे मेरी बात करवा दो। जाते हुए मेरी गोलियां निकाल कर कहीं डाल गई है। तुम्हारी गोलियां? मैंने तमस्खराना लहजे में पूछा। तुम इतने बेपरवाह कब से हो गए? हाँ, मेरी पिस्तौल की गोलियां गायब हैं। उसकी आवाज आई। मेरी बात पर शुबा मत करो, वीरा मेरे साथ नहीं है। इसे गैर जरूरी तौर पर फोन करने से इसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। फिलहाल इसे अलग थलग ही रहने दो, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसने बेबसी से कहा। तुम दोनों के चले जाने के बाद फ्लैट की वीरानी फाड़ खाने को दौड़ रही है। वैसे तो वीरा की नोक झोंक से ही रौनक रहती थी। दुआ करो कि वो अमेरिका से लौट आए, मैंने वीरा को आंख मारकर कहा। उसने वहीं रुक जाने का फैसला कर लिया तो फिर ये तज़किरे भी ख्वाब होकर रह जाएंगे। वक्त हर जख्म को भर देता है। रफ्ता रफ्ता हम लोग उसे भी भूल जाएंगे। अब मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। ये याद रखना कि मैं भी गैर ज़रूरी फ़ोन कॉल्स पसंद नहीं करूँगा। मैंने अपना फ़ोन नंबर किसी इमरजेंसी के लिए दिया है, जब ज़रूरत होगी खुद फ़ोन कर लूँगा। इसका मतलब है कि अव्वल खान भी तुमसे बात करने की ज़रूरत ना समझे। मैं कल सुबह 11 बजे फ़ोन करूँगा तो उससे भी बात हो जाएगी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद ही मैंने कैथी का फ़ोन नंबर मिलाना शुरू कर दिया। अगर इस तरफ कोई गड़बड़ नहीं थी तो इतनी रात गए वहां से कोई जवाब नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन वहां पहली घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया। फिर एक भारी मर्दाना आवाज सिर्फ हेलो कहकर रहेगी। असूली तौर पर फोन उठाने वाले को अपने दफ्तर का पूरा नाम भी बताना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया गया। मिस कैथी से मेरी बात करा दो, मैंने सर लहजा में कहा। यहाँ कोई मिस कैथी नहीं होती। ये कहकर फोन बंद कर दिया क्या? चलो किस्सा ही खत्म हो गया। इस नंबर पर मिस कैथी सिरे से नहीं होती। मैंने वीरा का मुतल्ला कर दिया। हो सकता है कि इस वक्त हाई कमीशन का कोई आला अफसर फोन पर काबिज हो। तुम्हें सुबह भी एक कोशिश कर लेनी चाहिए, इसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। वीरा से इन बातों पर मजीद तबादला ख्याल के बाद भी कोई मुस्बत नतीजा बरामद नहीं हुआ तो मुझे थकन का एहसास एक बार फिर सताने लगा और मैंने सोने की तैयारियां शुरू कर दी। वह बहुत कुशादा दोहरे बिस्तर वाला कमरा था, लेकिन वीरा के साथ एक बिस्तर पर रात बसर करना आसान नहीं था। उसके इसरार के बावजूद मैंने सोफे पर तकिया डालकर अपना बिस्तर जमा लिया। वीरा बाथरूम में गई तो मैंने रोशनी गुल करके कंबल ओढ़ लिया। हमारे लिए वो दिन 28 घंटों का साबित हो रहा था। दुराने सफर हमने जो 4 घंटे कमाए थे वो अपना रंग दिखा रहे थे। वीरा के दोबारा कमरे में आने से पहले मैं नींद की वादियों में पहुंच गया। अगली सुबह में तकरीबन 8 बजे बेदार हो गया। वीरा मसहरी पर बेहजाबाना और पुरकशिश अंदाज में पहलू के बल टांगे पसारे सो रही थी। मैं उसे नजरें चुराता हुआ बाथरूम में घुस गया। नीम गर्म पानी की तेज धारों में देर तक उसल करने के बाद मेरा ज़हन साफ हुआ तो मैं दीगर जरूरियात से फारिग होकर कमरे में आया और तैयार होकर डाइनिंग हॉल की तरफ चल दिया। वो होटल मेरे लिए नया था, लेकिन इस्तकबालिया के सामने ही एक सतून पर होटल के मुख्तलिफ हिस्सों की निशानदही करने वाली 24 तख्तियां नब थीं। इनकी मदद से मैं किसी से पूछे बगैर हाल में पहुंच गया। वहां खाने के मुतद्दद मेज़ों को जोड़कर इंग्लिश तर्ज के भारी नाश्ते के गर्म और सर्द सारे लवाजम करीने से सजे हुए थे। मैं अपनी पसंद की चंद अशिया मुंतखब करके एक खाली मेज पर जा बैठा। मेरे कमरे की जेब में ना समाने वाली बड़ी सी चाबी होटल के अमले के लिए मेरी शनाख्त बनी हुई थी। मेज़ों पर चाय और काफ़ी पहुंचाने के लिए 2 नौजवान और खूबरू लड़कियां बहुत फुर्ती से मेज़ों और किचन के दरमियान चकराती फिर रही थी। मेरे माँ पर एक लड़की ने मेरे सामने रखी हुई सफ़ेद प्याली में भाप उड़ाती हुई महक दार काफ़ी उंडेल दी। शक्कर, क्रीम और दूध के बर्तन मेज़ पर मौजूद थे। मैंने शिकम सेर होकर नाश्ता किया और फिर वहीं बैठे बैठे सिगरेट सुलगा ली। डाइनिंग हॉल में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त गुजार कर मैं वापस लौटा तो वीरा ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही थी। मुझे देखते ही उसका मुंह बन गया। नाश्ते के लिए मुझे भी उठा लिया होता तो क्या हो जाता। उसने मेरी तरफ देखे बगैर पूछा, इस वक्त तुम करंट मार सकती थी? मैंने शौकी से कहा, अपने सोने और उठने का खुद ख्याल रखा करो, वरना हमारा एक साथ रहना दुश्वार हो जाएगा। डरते हो तो मैं अलग कमरा ले लेती हूँ। ये याद रखना कि लंदन जोड़ों का शहर है। रूठे हुए बगले की तरह अकेले रहे तो 2 दिन में बेजार हो जाओगे या फिर किसी मिस सैंडी की तलाश में निकल पड़ोगे। तुम्हारे लिए मेरी रफाकत इतनी बुरी नहीं है। अपनी बेजारी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैंने पूछा। मेरे फलसफे से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। मैं मुस्कुराकर जिस मर्द की तरफ देखूंगी वो खुशी से दुम हिलाता आएगा और मेरा वक्त आसानी से गुजर जाएगा। मर्दों के लिए काम मुश्किल होता है। पहले नाश्ता कराओ, फिर इस बारे में भी फैसला हो जाएगा। मैंने उसी तैयारी के आखिरी मराहिल में देखकर खुश मिजाजी से कहा। वो कमरे की चाबी लेकर मुझे घूरती हुई बाहर चली गई। उसके जाते ही दरवाजे पर दस्तक हुई और इजाजत पाकर एक बावर्दी लड़का अंदर आ गया।
एक गोल तश्तरी में रखे हुए बिल मेरे सामने छोड़कर वो कॉफी के रात वाले खाली बर्तन समेटने लगा। पिछली रात की कॉफी और ओवरसीज कॉल के बिल पर दस्तखत करने के बाद मेरे नाश्ते का बिल सामने आया तो पता चला कि इस होटल में नाश्ता कमरे के किराए में शामिल नहीं था। टिप वसूल करके वो लड़का मेरा शुक्रिया अदा करके चला गया तो मैं फोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। कहती कि फोन के बारे में वीरा का साहिब मशवरा पिछली रात ही मेरे दिल को भा गया था। मैंने उसका नंबर मिलाया और इस बार भी पहली घंटी पर फोन उठा लिया। क्या? यस, इंडियन हाई कमीशन इन लंदन, ट्रेड सेक्शन। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? इस बार मुझे रिसीवर में एक मुतरन्नम निस्वानी आवाज सुनाई दी थी जो एक बेहतर अलामत थी। मैं मिस कैथी से बात करनी चाहता हूँ। मैंने अपनी फरमाइश दोहरा दी।